हमारा जो ना इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, ये देखें मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है। नाम है इसका थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, आपकी मालूमात के लिए बताऊं, मैंने ये बात पहले भी कही थी, फिर बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्मल एक्सपेंशन लास्ट ईयर पेपर में आया या नहीं आया? लास्ट टाइम आया या नहीं आया, ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट होगा, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है ना? तो आप देखें यहाँ पर सबसे पहली बात, इसके जो ना नाम से जाहिर है, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल कहते हैं हीट को, एक्सपेंशन कहते हैं फैलने को। भाई कैमरे बंद करें, बार बार डिस्टर्ब नहीं करें मुझे। ये तो थर्मल एक्सपेंशन जो ना, इसमें थर्मल जो है हीट को कहते हैं, और एक्सपेंशन जो ना वो एक्सपेंड होना यानी फैलने को बोलते हैं। तो लफ्जी तर्जुमा इसका यही बना कि थर्मल यानी हीट की वजह से किसी भी चीज का फैलना या एक्सटेंड होना, या किसी भी चीज के साइज का इंक्रीज होना। ठीक है ना? अगर किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड की जाए और हीट देने पर उस बॉडी के साइज में इजाफा हो जाए, ठीक है, तो हम इसे नाम देंगे थर्मल एक्सपेंशन का। अच्छा, तो मैंने जो ना यहाँ पर डेफिनेशन में देखें यही लिखा है, जरा गौर कर लें। इट कैन बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन साइज ड्यू टू हीटिंग, यानी हरारत की वजह से किसी भी चीज के साइज में होने वाला इजाफा थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। ठीक है ना? इंक्रीज इन साइज यानी जब भी किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड की जाए तो उसके साइज में इजाफा होता है। जैसे बर्फ है, आइस है, आप उसको जो ना हीट प्रोवाइड करेंगे तो आइस जो ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जब वो मेल्ट होगी तो मेल्ट होने के साथ साथ एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी, उसका साइज बढ़ने लगेगा। ठीक है? कोई प्लास्टिक ले लें आप, प्लास्टिक को हीटअप करते हैं तो प्लास्टिक जो ना मेल्ट होना शुरू हो जाता है और उसके साइज में इजाफा होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? इसी तरह कोई मेटल रॉड ले लें, किसी मेटल रॉड को अगर आप हीटअप करते हैं तो हीटअप करने से उसके साइज में इजाफा होता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज बढ़ता चला जाता है। तो सीधी सी बात यह है कि थर्मल एक्सपेंशन द इंक्रीज इन साइज, किसी भी चीज के साइज में होने वाला इजाफा जो हरारत की वजह से हो यानी हीट की वजह से हो, हम उससे नाम देते हैं थर्मल एक्सपेंशन का। ठीक है? अच्छा, अब ये सुन रहे हैं कि थर्मल एक्सपेंशन जो ना, वैसे तो इसकी यहाँ पर टाइप्स मैंने लिखी हैं। इसकी टाइप्स मैंने यहाँ पर दो दिखाई हैं। देखिए मैंने लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन दो तरह का होता है। नंबर एक, लीनियर एक्सपेंशन, या इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। अच्छा, सेकेंडली कहलाता है वॉल्यूम एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन जो ना, ये लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन दो तरह का होता है। लेकिन ये बात याद रखें कि होता तो ये दो तरह का है। इसकी बेसिकली टाइप तीन होती हैं, आपकी बुक ने दो डिस्कस की हैं। एक है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा होता है एरिया एक्सपेंशन, और तीसरा होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। आपके यहाँ पर एरिया एक्सपेंशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन को डिस्कस किया गया है। ठीक है ना? तो चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें थर्मल एक्सपेंशन की दो टाइप है। अच्छा, तो वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे लीनियर एक्सपेंशन की, फिर हम बात करेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन की। तो मैंने जो ना पहले हेडिंग दी है लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है? लीनियर एक्सपेंशन समझ लें। देखें मैंने क्या बोला है कि थर्मल एक्सपेंशन असल में किसी भी बॉडी के साइज में होने वाला इजाफा हरारत की वजह से, यानी गर्म करने की वजह से, हीटअप करने की वजह से किसी की भी बॉडी के साइज में जो भी इंक्रीमेंट होता है, जो भी इजाफा होता है, वो थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। अब अगर हम उसको हीटअप करते हैं और उसकी सिर्फ लेंथ बढ़ती है तो ये कहलाएगा लीनियर एक्सपेंशन। और हम उसे हीटअप करते हैं और उसकी लेंथ भी बढ़ती है, विड्थ भी बढ़ती है और हाइट भी बढ़ती है, यानी तीनों चीजों में इजाफा होता है, तो फिर ये कहलाएगा वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है ना? सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो रही है गर्म करने पर तो लीनियर एक्सपेंशन। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एक्सपेंशन हो रहे हैं, तीनों इंक्रीज हो रहे हैं, मींस वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसे नाम देंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन का। तो इस तरह जो ना, लीनियर एक्सपेंशन में सिर्फ लेंथ बढ़ती है और वॉल्यूम एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है ना? गर्म करने पर किसी भी बॉडी को अगर हम हीटअप करते हैं तो उसकी लंबाई में इजाफा होता है,
तो ये लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगा। अगर हम हिटअप करते हैं और उसके वॉल्यूम में इजाफा होता है तो फिर ये वॉल्यूम एक्सपेंशन कहलाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन की हेडिंग देकर ये पूरा टॉपिक मैंने लीनियर एक्सपेंशन का कंप्लीट किया है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लें लीनियर एक्सपेंशन की। देखें लीनियर एक्सपेंशन, नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, द एक्सपेंशन ऑफ अ मेटल रॉड। लाजिमत है जब हिटअप करेंगे तो मेटल रॉड, कोई भी रॉड होगी तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर मेटल रॉड ली है। एक्सपेंशन ऑफ अ मेटल रॉड ड्यू टू हीटिंग, गर्म करने के नतीजे में किसी भी मेटल रॉड में होने वाला इजाफा इन वन डायमेंशन, सिर्फ एक डायमेंशन में, यानी सिर्फ लंबाई बढ़ रही हो, ठीक है ना। मेटल रॉड को हीटअप करने पर अगर वो वन डायमेंशन यानी एक सिमत में एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा हो तो फिर हम नाम देंगे इसको लीनियर एक्सपेंशन का। यानी साइज तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन साइज जो इंक्रीज हो रहा है वो सिर्फ वन डायमेंशन में हो रहा है, यानी एक ही सिमत में हो रहा है। एक्स एक्सिस में हो रहा है, वाई एक्सिस में हो रहा है, जेड एक्सिस में हो रहा है, लेकिन तीनों एक्सिस में नहीं हो रहा। अगर एक ही डायमेंशन में यानी सिर्फ लेंथ बढ़ रही है तो फिर इस सूरत में हम जो भी एक्सपेंशन होगा उसे नाम देंगे लीनियर एक्सपेंशन का, ठीक है ना। तो आसान सी बात यह है कि किसी भी मेटल रॉड को अगर गर्म किया जाए और उसकी लंबाई में इजाफा हो यानी वो वन डायमेंशन में इंक्रीज हो तो फिर इस तरह के हम इजाफे को, इस तरह के एक्सपेंशन को हम नाम देते हैं लीनियर एक्सपेंशन का, ठीक है ना। अच्छा, लीनियर एक्सपेंशन के हवाले से इसका यहाँ पर मैंने डेरिवेशन भी डिस्कस किया है, ठीक है ना। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो ना लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन के बाद हम लीनियर एक्सपेंशन का डेरिवेशन ले रहे हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की, ठीक है ना। फर्ज करें एक मेटल रॉड है, मैंने यहाँ पर लिखा है कंसीडर अ मेटल रॉड विद इनिशियल लेंथ L1। फर्ज करें कि एक मेटल रॉड है, उसकी पहले से जो लंबाई है वो L1 है एंड इनिशियल टेम्परेचर इज T1। उसका इनिशियली जो टेम्परेचर है वो T1 है, ठीक है। पहले से लंबाई L1 है, टेम्परेचर T1 है। अच्छा, व्हेन द मेटल रॉड इज हीटेड अप, जब हम उसको गर्म करते हैं अप टू T2, टेम्परेचर उसका हम बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर T1 से बढ़ाकर T2 कर देते हैं। तो पहले लंबाई उसकी L1 थी, टेम्परेचर T1 था, हमने उसको हिटअप किया, तो हिटअप करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़कर T1 से T2 हो गया, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो लेंथ भी इंक्रीज होगी। तो पहले लेंथ जो ना L1 थी अब इंक्रीज होकर L2 हो गई, ठीक है ना। तो मैंने लिखा है देयरफॉर इंक्रीज इन लेंथ, लंबाई में इजाफा कैसे निकाला जाएगा, पहले L1 थी बाद में L2 हो गई, कितनी बढ़ गई, L2 में से L1 को माइनस कर दें, जितनी बढ़ गई वो निकल आएगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है L2 माइनस L1 जाहिर कर दिया डेल्टा L से, तो यह आ गया इंक्रीज इन लेंथ, यानी लंबाई में जितना इजाफा हुआ वो कैसे आएगा, फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को माइनस कर दें, आपको इंक्रीज इन लेंथ यानी लंबाई में होने वाला इजाफा मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह टेम्परेचर पहले T1 था बाद में बढ़कर T2 हो गया, तो टेम्परेचर में भी इजाफा हुआ। तो टेम्परेचर में इजाफा क्या हुआ, कितना हुआ, अगर आप फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर दें तो इंक्रीज इन टेम्परेचर आ जाएगा, यानी डेल्टा टी से हमने इसको जाहिर किया है। तो L2 माइनस L1 को हम डेल्टा L कह रहे हैं, जबकि T2 माइनस T1 को हम डेल्टा T बोल रहे हैं, यानी डेल्टा L जो लंबाई में इजाफा हुआ गर्म करने के नतीजे में, और वो टेम्परेचर जितना आपने इंक्रीज किया वो टेम्परेचर जाहिर किया जा रहा है डेल्टा टी से, ठीक है ना। अच्छा, एक जो ना कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात यह है कि आप जितना ज्यादा किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे लंबाई में इजाफा भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। टेम्परेचर जो बढ़ा रहे हैं वो डेल्टा टी है, लंबाई में जो इजाफा हो रहा है वो डेल्टा एल है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा डेल्टा टी की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा डेल्टा एल की वैल्यू होगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा लेंथ भी बढ़ेगी, यानी ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा एल और डेल्टा टी दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है ना। मतलब प्रैक्टिकली यही देखा जाता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा उतनी ज्यादा लेंथ में भी इजाफा होगा। तो हमने जो ना इन दोनों को आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया, डेल्टा एल को और डेल्टा टी को, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ दिया, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप आगे आ जाएं तो ये देखें, इसमें एक मैंने रिलेशन और भी लिया है, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। डेल्टा एल जो ना डेल्टा टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो कंफर्म है, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है।
अगर आप थोड़ा सा एक और कॉमन सेंस लें तो ये देखें, डेल्टा एल यानी लंबाई में जो इजाफा हुआ है वो मेटल रॉड की इनिशियल लेंथ यानी L1 से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हम जो ना ये देखते हैं कि इनिशियली उसकी लेंथ कितनी है, जितनी ज्यादा इनिशियल लेंथ होगी उतना ज्यादा इजाफा भी होगा लेंथ में। तो डेल्टा एल जो है ना L1 से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखें एक बात मेरी सुन लें, मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं। याद रखें कि हर सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स होते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक, और मॉलिक्यूल हमेशा जो ना हरकत में होते हैं, कभी रेस्ट में नहीं होते। सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोजली पैक होते हैं, इनकी जो मोशन होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है, अपनी जगह पर रहते हुए हिलते रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप बात करें लिक्विड के मॉलिक्यूल की, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो ना वो स्ट्रेट लाइन मोशन एक दूसरे के पीछे पीछे चलते रहते हैं, वो भी हरकत में रहते हैं। जबकि आपने पढ़ा है अच्छा फर्स्ट ईयर में कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रेंडमली मोशन परफॉर्म करते रहते हैं। इसके माने क्या हुए कि मॉलिक्यूल हमेशा हरकत में होते हैं। जब किसी मेटल रॉड को हम हिटअप करते हैं ना तो उसके मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूलों की वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ने से उनका रेट ऑफ कोलिजन बढ़ता है, यानी मॉलिक्यूल जो ना पहले के मुकाबले में ज्यादा तेज रफ्तारी से हरकत करते हैं और एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। तो उनके टकराने से उनका एम्पलीट्यूड बढ़ता है और एम्पलीट्यूड बढ़ने से उनका साइज बढ़ता है। यानी जितने ज्यादा, मेरी बात गौर से सुने, जितनी ज्यादा इनिशियल लेंथ होगी उतने ज्यादा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा उनकी वाइब्रेशन बढ़ेगी और उतना ज्यादा मॉलिक्यूलों का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और उसी हिसाब से मॉलिक्यूलों का साइज बढ़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एल और L1 ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये देखें मैंने यहाँ पर दो रिलेशन लिए हैं। फर्स्ट, डेल्टा एल और डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा एल और L1 भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। अच्छा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों को जो ना, दोनों रिलेशंस को मैंने कंबाइन कर दिया है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है बाय कंबाइनिंग रिलेशन 1 and 2 वी गेट, इन दोनों को कंबाइन कर दें। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, जरा कॉम्बिनेशन का तरीका सुन लें। डेल्टा एल यहाँ भी है, डेल्टा एल यहाँ भी है, दोनों डेल्टा एल कॉमन है, डेल्टा एल एक बार आ जाएगा, प्रोपोर्शनल की साइन यहाँ भी है, यहाँ भी है, वन टाइम आ जाएगी। L1 ऐसी आ गया, डेल्टा टी ऐसी आ गया। मेरी बात याद रखें, हमेशा याद रखें कि कॉम्बिनेशन के मीनिंग ये होते हैं कि जो दो बातें दो स्टेप में हो रही थी वो दोनों बातें एक ही स्टेप में हो रही हैं। डेल्टा एल डेल्टा टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अभी भी देखें डेल्टा एल डेल्टा टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा एल L1 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ भी देखें डेल्टा एल L1 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों बातें मैंने कंबाइन करके एक स्टेप में कर दी हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप ये जानते हैं कि ये प्रोपोर्शनल की साइन है, ठीक है ना, जहां मैंने कर्सर रखा हुआ है ये प्रोपोर्शनल की साइन है। और प्रोपोर्शनल की साइन हटा दी जाए तो इक्वल टू की साइन आती है और साथ में एक कांस्टेंट भी आता है। यहाँ पर कांस्टेंट मैंने इस्तेमाल किया अल्फा, अल्फा जो ना यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक बात और सुन लें कि याद रखें कि जब प्रोपोर्शनल साइन, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटा दी जाए तो कांस्टेंट आता है। तो यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटाकर इक्वल टू की साइन आई है, साथ में कांस्टेंट भी इस्तेमाल हुआ है, कांस्टेंट हमने यूज किया है अल्फा, ठीक है ना। जो भी बात आपके जहन में हो वो आप आखिर में जो ना डिस्कस कर लिया करें, याद रखा करें, फिर टॉपिक के लास्ट में हैंड रेस करके वो डिस्कस कर लिया करें। तो इन द मीन टाइम मैं बता भी नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, टॉपिक का जो ना वो टेम्पो टूट जाता है। अच्छा, तो प्रोपोर्शनल साइन जो है ना मैंने हटाकर इक्वल टू की साइन लगाई, यहाँ पर कांस्टेंट लगाया अल्फा। याद रखें कि जब भी कोई नया कांस्टेंट आता है, हर कांस्टेंट के बारे में दो बातें बताई जाती हैं। पहली बात, उसका नाम क्या है। तो यहाँ सुन लें, अल्फा का नाम क्या है, मैंने यहाँ लिखा है वेयर अल्फा इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट which is known as coefficient of linear expansion। लीनियर एक्सपेंशन के लिहाज से इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है ना। अच्छा, तो पहले जो ना हमेशा हर कांस्टेंट का नाम बताया जाता है, फिर उस कांस्टेंट की डेफिनेशन दी जाती है, ठीक है ना, और थर्ड में उसकी यूनिट बताई जाती है। तो अल्फा का जो नाम है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, फिर इसको हम डिफाइन भी करेंगे और इस अल्फा की हम यूनिट भी बताएंगे, ठीक है ना। उससे पहले जो ना मैंने एक
छोटी सी इसमें जो तब्दीली की है इस इक्वेशन में, वो तब्दीली भी सुन लें। ये जो डेल्टा एल है, मैंने शुरू में यहाँ पर मेंशन किया था, डेल्टा एल बराबर होता है L2 माइनस L1 के। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर दिखाया डेल्टा एल बराबर है L2 माइनस L1। तो इस इक्वेशन में मैंने डेल्टा एल की जगह L2 माइनस L1 लगा दिया। ये देखें, ये वाली इक्वेशन, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा L1 डेल्टा टी। डेल्टा एल की जगह मैंने ये लगा दिया L2 माइनस L1 और एल्फा L1 डेल्टा टी लिखा हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह जो ना डेल्टा एल की जगह मैंने ये लगाया L2 माइनस L1, बाकी राइट साइड वाला पोर्शन ऐसे ही उतार दिया। अगर हम L2 को छोड़ दें, L1 को हटा दें, तो L1 जो ना यहाँ माइनस का है, वहां जाके प्लस का हो जाएगा। भाई मैं आप दोनों को जो ना वो रिमूव कर दूंगा, ठीक है, फिर आप दोबारा क्लास में एंटर नहीं हो सकेंगे, ये जो जो अपनी वीडियो शेयर कर रहे हैं। अच्छा, L2 को जो ना मैंने छोड़ दिया, L1 वहां जाके प्लस हो गया, L1 वहां जाके प्लस हो गया, और पहले से ये लिखा हुआ है प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी। अच्छा, दोनों में जो ना L1 कॉमन है, दोनों में से L1 कॉमन आ गया। जब L1 कॉमन आ गया तो यहाँ से बचेगा 1, और L1 कॉमन आ गया तो ये बचेगा अल्फा डेल्टा टी। यहाँ मैंने अल्फा नहीं लिखा, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। ये देखें, ये अल्फा आ गया L1 कॉमन निकालने के बाद। ठीक है, ये देखें, ये अल्फा आ गया। तो ये जो ना L1 दोनों में से कॉमन निकल आया। L1 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास ये बचा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल के छोड़ दिया। अब देखें, ये जो इक्वेशन बनी है ना, ये इक्वेशन ये बता रही है कि जब किसी बॉडी को हिटअप किया जाएगा तो उसकी फाइनल लेंथ यानी L2 इस फॉर्मूले से निकाली जा सकेगी। इसमें देखें, सबसे पहली बात, L1 उसकी इनिशियल लेंथ है, डेल्टा टी वो टेम्परेचर है जितना आपने इंक्रीज किया, और अल्फा कांस्टेंट है। अल्फा की वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है, जिस तरह का मटेरियल होगा, जिसकी मेटल रॉड बनी हुई है, उसी के मुताबिक अल्फा की वैल्यू होगी। आयरन के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है, कॉपर के लिए अलग होती है, गोल्ड के लिए अलग होती है, सिल्वर के लिए अलग होती है। यानी हर मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। आपकी बुक में जो ना एक टेबल बनी हुई है, अगर आप अपनी फिजिक्स की बुक उठा कर देखें तो चैप्टर नंबर 1 में जो ना पेज नंबर 5 पर एक टेबल बनी हुई है, उसमें अल्फा की तमाम सब्सटेंसेस के लिए कांस्टेंट वैल्यूज गिवन है, ठीक है ना। सही, एल्युमिनियम के लिए, कॉपर के लिए। तो पेज नंबर 5 के ऊपर अगर आप इसकी वैल्यूज देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो एक वैल्यू इसकी नहीं होती, हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू मेंशन नहीं कर रहे, ठीक है ना। अच्छा, ये तो बात हो गई अल्फा की, ये तो बात हो गई इक्वेशन बनाने की। एक इक्वेशन मैंने ये बना दी, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी। ये इक्वेशन जब है जब आप इंक्रीज इन लेंथ निकालें, और ये जो इक्वेशन मैंने एक और बनाई है, ये जब है जब आप फाइनल लेंथ निकालें, ठीक है ना। मैंने लिखा है द फाइनल लेंथ कैन बी डिटरमाइंड बाय इक्वेशन नंबर 3। आप इक्वेशन नंबर 3 की मदद से फाइनल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सही है। अच्छा, मेरी बात ये सुन लीजिएगा कि मीटिंग का टाइम जो ना अभी खत्म होने वाला है, 2 मिनट बाकी हैं, तो फिर मैं दोबारा 5 मिनट का गैप देके क्लास को रीस्टार्ट करूंगा। अच्छा, तो अभी देखें हमारे पास जो ना ये फाइनल लेंथ की वैल्यू आ गई, L2 इज इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, अभी इसको जो ना यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, पहले आप लोगों के क्वेश्चन ले लूँ, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लें, फिर मैं 5 मिनट का गैप देके जो ना, क्योंकि आगे फिर टॉपिक नया आ रहा है, तो फिर ये नई क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। सबसे पहले जो ना ये